नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, जो कि घटना चक्र में दिए गए हैं, वो सारे यहाँ पर क्रमवार आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज आप पूरी ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने इससे संबंधित लगभग 10 से 12 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं और उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है। इसमें 2-3 दिन से कुछ बिजी कार्य होने की वजह से मैं आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब डेली आपको ये सीरीज़ पूरी से कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी और हम तब तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि सारे के सारे घटना चक्र के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब हम विद व्याख्या के साथ डिस्कस नहीं कर लेते हैं। बस दोस्तों, आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। जिनके पास घटना चक्र नहीं है वो इसको देखकर समझ सकें। और अगर आप आरओ या किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए बेहद ही ज़रूरी ये वीडियो सीरीज़ है। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। और मैंने जियोग्राफी का भी वीडियो सीरीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया है, वो भी चल रहा है। उसके भी 8 से 10 वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड करी हैं। तो ये सारे यानी कि दोनों जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये दोनों आप लोग देखें। उसके बाद मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स का वीडियो सीरीज़ घटना चक्र पूर्वावलोकन का प्रोवाइड करूँगा। और अब मैं कोशिश करूंगा कि इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए ताकि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट किए जा सकें, यानी बहुत कम समय में आपका ये घटना चक्र फिनिश किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सीरीज़। आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो दोस्तों, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर दोष लगाया था कि ये जो है अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का यहाँ पर ये पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो ये कब समाप्त हो गई थी? तो ये जब बाल गंगाधर तिलक ने ही इसका दोष लगाया था कि अनुनय, विनय और विरोध की नीति यहाँ पर अपनाती है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है ये नीति समाप्त हो गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। कांग्रेस के नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनके अंदर से आंदोलन किया। इन युवाओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीति भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है ये 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो पहली बैठक है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसकी पहली बैठक कब कहाँ हुई थी। तो ये जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। पहले तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि कहाँ हुई थी, तो ये बम्बई में हुई थी। और किस विद्यालय में हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। ठीक है। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की। उनमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसको याचना संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ठीक है। तो यानी कि इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो गई थी, एक गर्मपंथी और एक नरमपंथी। ठीक है। तो ये अनुनय विनय की नीति अपनाते थे नरमपंथी, और गर्मपंथी इस नीति में विश्वास नहीं करते थे और इसका विरोध करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आई थी? ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आई थी। तो इसका आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1906 के बाद। ठीक है। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का जो नेतृत्व है ये प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गरम दल का नेतृत्व करने वाले नेताओं में इनमें से कौन शामिल नहीं है, या इस तरह से मिलान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि इसके जो प्रमुख नेता थे गरम दल के,
इसका नेतृत्व करने वाले, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो लाल बाल पाल सभी को पता होगा, साथ में आप ऐड कर सकते हैं अरविंद घोष। ठीक है, इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया, जैसे मैंने बताया, तो इसमें देखिए अरविंद घोष आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ठीक है, तो अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभों यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी और पूर्णतया असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो इसमें से उग्रवादी बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था? तो ये आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो इसमें कौन है कि जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ये मैंने बताया, लाला लाजपत राय आपका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ देखिए 2013 में पूछा गया है। ये हो जाएगा मैजनी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पहले पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ठीक है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। या उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा था? तो ये कहा था सर वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो मैंने आपको बताया वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो मैंने आपको भी बताया वी सिरोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था
संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने 17 फरवरी 1898 को, ठीक है, प्रिवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक को लिखे गए एक पत्र में दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल वर्मा में भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो ये 6 वर्षों के लिए हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, पहला है कि आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो ये आपका सही यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज्य का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज्य का अर्थ था साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, प्रश्नगत कथन और कारण में ए गलत है किंतु आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी बल्कि जन जागरण था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए, अभिनव भारत की जो स्थापना वर्ष है ये 1904 में हुई थी। स्थान इसका था नासिक, महाराष्ट्र। संस्थापक थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित हैं वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो
तो ये कहाँ पर किया गया था, ये महाराष्ट्र में किया गया था। मित्र मेला जो था उसी को बाद में कन्वर्ट करके अभिनव भारत नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? तो ये था अभिनव भारत, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये बी.डी. सावरकर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ ही दामोदर सावरकर ने किया था और वही बाद में अभिनव भारत के रूप से गुप्त संस्था के रूप में डेवलप हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही हैं? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। नेक्स्ट है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेक्स्ट है, इन्होंने ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो यहाँ पर कौन सा इसके बारे में सही होगा, आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है, ठीक है। तो सही आंसर आप लोग यहाँ पर देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यानी कि सारे के सारे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बी.डी. सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर को 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलिस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी 1925 में। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व है ये किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघा जतिन के नाम से कौन जाना जाता था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है, ठीक है। कौन थे जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पी मित्रा, ठीक है। देख लेते हैं इसका व्याख्या इसकी। तो ये है अनुशीलन समिति की जो स्थापना है ये मूलतः प्रथम मित्रा, पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से वर्ष 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। अरविंद घोष भी इससे जुड़े थे। काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यकाल ढाका में वर्ष 1908 में खोला गया था। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सीरीज़ मैंने जैसा आपको बताया है ये कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम सारे के सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के डिस्कस नहीं कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।